हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी त्रिकोणमितीय समीकरण की, है ना। तो इसमें सबसे पहले अपन जानते ही हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जिनको आप क्या बोलते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये आपके क्या क्या होते हैं, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स या इस तरह से। तो ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब इसके अगर अपन कई त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपन नंबर्स या रियल नंबर्स या जो भी है इन सब के पास मर्ज कर दें तो वहां एक अपने पास टर्म निकल के आता है जिसको अपन कहते हैं त्रिकोणमितीय बहुपद। त्रिकोणमितीय बहुपद यानी ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आप जानते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल यानी बीजीय बहुपद। तो उसमें चर राशियों का यूज होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है, ये बीजीय बहुपद है। एक्स क्या है, एक्स बीजीय यानी चर राशि है ना। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल यानी त्रिकोणमितीय बहुपद होता है उसमें क्या रहता है कि जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब ये क्या है कि ये तो है बीजीय बहुपद, जबकि ये क्या है, ये है त्रिकोणमितीय बहुपद। क्लियर। तो इस तरह से ये त्रिकोणमितीय बहुपद होता है। अब इसी में क्या है कि जब किसी त्रिकोणमितीय बहुपद की वैल्यू अपने को पता चल जाती है, जैसे कि मान लो किसी ने लिख दिया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल 0, है ना। तो अब जैसे मान लो यहां पर इसमें और इसमें क्या फर्क है कि इसकी अपने को वैल्यू पता नहीं थी, जबकि इसकी वैल्यू यहां पर क्या पता चल गई, 0। तो जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको पता चल जाती है तो वो त्रिकोणमितीय बहुपद न रहकर फिर वो बन जाता है आपका त्रिकोणमितीय समीकरण। ठीक है ना। फिर आपका क्या बन जाता है, त्रिकोणमितीय समीकरण, जिसको कि आप कहते हैं, जिसको कि आप कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में देखिए होता क्या है जनरली, इसमें जैसे कि इसमें 2-3 बातें हैं, एक सीक्वेंस। सबसे पहले अपन यहां देख रहे हैं, सबसे पहली अपनी चीज है रूट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी त्रिकोणमितीय समीकरण के हल। त्रिकोणमितीय समीकरण के हल। अब ये त्रिकोणमितीय समीकरण के हल क्या होते हैं या रूट्स क्या होते हैं, इनको अपन हल या हल की बजाय अगर मूल कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मूल, या इसको आप मूल या शून्यक भी कह सकते हो, है ना, इस तरह से। तो देखते हैं, जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल 0। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। अब अगर मान लो मैं इसमें x की वैल्यू मान लो 90 डिग्री पुट करता हूं, तो चलिए देखते हैं यहां पर 90 रख के। तो जैसे ही मैं ये इसमें पुट करूंगा तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस यहां भी साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1, और ये माइनस का 2 है, तो 1 + 1 क्या होगा 2 - 2, यानी कि हो गया आपका 0। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो 90 था इसने क्या है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है ना, क्योंकि इसको रखने से इसमें क्या आ रहा है 0। तो जब कोई वैल्यू किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है तो वो कहलाती है उस इक्वेशन का रूट यानी मूल, या जिसे शून्यक भी कहते हैं। ठीक। तो और ये कोई पर्टिकुलर नहीं होता है, ये जो है एक त्रिकोणमितीय समीकरण के अनंत जो है रूट भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने इससे पहले बीजीय समीकरणों में देखा है, जैसे कि मान लो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 है। ये क्या है, ये एक बीजीय समीकरण है ना, एल्जेब्रिक इक्वेशन है।
तो इस अलजेब्रिक इक्वेशन में तो खास बात क्या थी कि पावर जितनी होती है उतने ही रूट्स होती। तो इसमें जैसे पावर कितनी है, 2 है, यानी इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है, तो इसके मूल भी कितने होंगे, 2। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो x इक्वल +-1 यानी 2 रूट आ रहे हैं ना। लेकिन जब हम किसी त्रिकोणमितीय समीकरण की बात करते हैं तो त्रिकोणमितीय समीकरण जो होता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसकी पावर क्या है ना। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों में क्या अंतर हुआ कि बीजीय समीकरण में मूलों की संख्या घात पर डिपेंड करेगी, जबकि त्रिकोणमितीय समीकरण में मूलों की संख्या अनंत हो सकती है अगर कोई कंडीशन नहीं लगाई जाए, है ना। यानी इसमें मूलों की जो संख्या होती है वो घात पर डिपेंड नहीं करती। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। तो जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल, यानी हेडिंग क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए जो त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशिष्ट हल। ठीक, अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशिष्ट हल क्या होता है, चलिए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको दे दिया कि cos x इक्वल 1/2। अब x की जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वो इसका विशिष्ट हल कहलाएगी, है ना। विशिष्ट हल कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो, ये अनंत भी हो सकते हैं। जैसे मान लो अब इसमें आप देख सकते हैं कि cos x इक्वल 1/2, तो यहाँ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 60 डिग्री हो सकती है। x की वैल्यू आपकी 300 डिग्री हो सकती है, x की वैल्यू 420 हो सकती है, और इनफाइनाइट ऐसे अपनी वैल्यू हो सकती है। तो हम देख रहे हैं कि जो जो वैल्यू यहां पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो सब किस में आएगी, ये आपकी विशिष्ट हल यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आएगी। क्लियर, इस तरह से। लेकिन जो सेकंड अपन देख रहे हैं यहां पर, सेकंड हम देख रहे हैं मुख्य हल। अब इस मुख्य हल में क्या होता है कि देखिए मुख्य हल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसमें क्या रहता है कि जो आपकी न्यूमेरिक जो होगी, आप जानते हो कि वैल्यू जो होती है वो न्यूमेरिक में आएगी जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपकी जो लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, लीस्ट का मतलब यानी सबसे कम, सबसे छोटी जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो इसका मुख्य हल कहलाएगी। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कहीं sin x इक्वल √3/2, ठीक है ना। sin x इक्वल मैंने क्या लिख दिया, √3/2। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो यहां पर आपकी x की वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती हैं, जैसे कि x की वैल्यू 60 डिग्री, और x की वैल्यू आपकी यहां पर सेटिस्फाई कर सकती है, जैसे कि मान लो ये मैंने लिख लिया आपका 120 डिग्री, है ना ये। और आगे भी अपन और भी कई वैल्यू हो सकती है, इनमें 360 ऐड करते जाएंगे तो और भी आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है ना। तो ये सब तो इसके क्या है, विशिष्ट हल है यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। लेकिन इनमें वो क्या कह रहा है, लीस्ट न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसमें आप देखिए कि संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा मान कौन सा है, 60 डिग्री। तो यहां पर जो x इक्वल 60 डिग्री होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी आपका मुख्य हल, ठीक है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी मुख्य हल। तो कहने का मतलब मैंने क्या बताया कि किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण के जो भी अनंत हल होते हैं वो तो कहलाएंगे विशिष्ट हल, और जब आप उनमें सबसे छोटी न्यूमेरिक वैल्यू को लेते हैं तो वो होती है आपकी ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी मुख्य हल। क्लियर, चलिए तो यहां पर हम देख रहे हैं कि व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन, है ना। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है और पूरा टॉपिक इसी पे टिका हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको देखें। तो व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशंस में देखिए क्या होता है। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास है sin x इक्वल 0, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई यहां पर ये बताओ कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो अब मान लो यहाँ पे कई स्टूडेंट की अलग अलग आंसर हो सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने कहा भाई x की वैल्यू 0 डिग्री हो सकती है, एग्जैक्ट राइट है क्योंकि sin 0 0 होता है। भाई एक स्टूडेंट आता है कि यहां पर x की वैल्यू 180 भी हो सकती है,
एक स्टूडेंट आता है कि x की वैल्यू 360 डिग्री भी हो सकती है, एक स्टूडेंट आता है कि यहाँ x की वैल्यू 540 भी हो सकती है, आगे भी ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो अपने को आंसर पूछा जा रहा है तो हम किसको अपना आंसर माने। तो यहां पर आपने देखा कि x के ये सब सॉल्यूशन आ रहे हैं। अब यहां मान लो जैसे कि मैंने x को यहां पर ये जैसे 0 है तो इसको मैं 0 पाई लिख सकता हूं। अब ये 180 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 पाई, 360 को हम लिख सकते हैं 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो यहां आप देख रहे हो कि ये मैं इसको लिख सकता हूं x इक्वल n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह से हमने देखा कि साइन x इक्वल 0 का जो जितने भी x की वैल्यूज थी वो सब जाकर किस में कंक्लूड हो रही हैं, x इक्वल n पाई में। अब जैसे मान लो अगर कोई हमें x इक्वल n पाई बोल देता है तो उसे अब ये बोलने की जरूरत नहीं कि x की वैल्यू 0 है कि 180 है कि यहाँ और भी कोई है ना। अब n पाई क्या है कि अपने आप में एक सफिशियंट आंसर है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन एक ऐसा हल है जो कि अपने अंदर अनंत हलों को समाहित करता है, यानी इनफाइनाइट वैल्यूज को अपने अंदर इंक्लूड करता है। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा कि जो त्रिकोणमितीय समीकरण के 3 टाइप के हल थे, एक तो विशिष्ट हल, दूसरा था आपका मुख्य हल और तीसरा था आपका व्यापक हल। ठीक है। चलिए तो अब हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे जो कि मुख्य हल और इससे रिलेटेड होंगे। सॉल्यूशन के 1-2 एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मान लो मैंने यहां पर ले लिया है कि साइन x इक्वल -√3/2। ठीक। अब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे। अब विशिष्ट हल तो मैंने आपको बताया ही था कि x की वैल्यू जो भी सेटिस्फाई करेंगी वो सब किस में आएंगी, विशिष्ट हल में। लेकिन हमको निकालना गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि x जो है वो माइनस का किन किन क्वाड्रेंट में होता है। तो x आपका माइनस का होता है 3rd में और 4th में। ठीक। ट्रिक आप समझना। तो 3rd में आप जानते हो कि 3rd में हम लेते हैं 180 प्लस थीटा के अकॉर्डिंग और 4th में हम लेते हैं 360 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग। अब √3/2 आप जानते हो साइन 60 की वैल्यू होती है। तो 180 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 240 डिग्री। और यहाँ 360 माइनस जो आपका 60 है वो हो जाएगा आपका 300 डिग्री। क्लियर। तो अब हम अगर देखें तो इन दोनों में से प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, जो न्यूमेरिक वैल्यू कम होती है वो आपकी होगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक। अब कभी कभी मान में आंसर दिया हो तो कोई बात नहीं, रेडियन में आप जानते ही हो कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 60 से अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको तो ये आपका 4π/3 हो जाएगा, है ना। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने आपको दे दिया यहाँ पर कि साइन x इंटू कॉस एक्स इक्वल 1/2। ठीक। कि इसका आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन लाना है। तो चलिए अब इसमें आप क्या करोगे, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x इक्वल 1। ये आपका हो गया sin 2x इक्वल 1। क्लियर। अब आप ये देखिए कि यहाँ 1 जो है वो साइन में किस किस की वैल्यू है। तो 1 जो है वो साइन में वैल्यू है आपकी, एक तो 90 की वैल्यू है। तो यहाँ आप जो है x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 45, जिसको कि हम लिख सकते हैं π/4। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चन अपने आप निकाल सकते हैं ना। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसमें जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप सभी चैनल पर बने रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें जिससे कि सभी को इन बेसिक कंसेप्ट का प्रॉफिट मिल सके।